हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लव द लेसन्स। तो आज हम जा रहे हैं आगरा। सुबह के हो गए हैं 5:15। तो आगरा का प्लान कुछ ऐसे बना कि यार पहले हम सोच रहे थे कार से जाने के लिए, लेकिन कार से कई बार गए हैं तो इस बार बाइक से चलने का था। मौसम बहुत आजकल अच्छा ही है तो हमने सोचा क्यों ना बाइक से चला जाए। बाइक जो हम लेके जा रहे हैं अपाचे 200 एंटॉर्क 125 सेकेंड एडिशन और बेरी अपाचे 180। यू ऑल नो, चोर बाज़ार में भी हम यही लेके गए थे। और एक और चीज़ अगर आपने देखी हो, क्योंकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, हमने अपने हेलमेट पे पीछे ये माउंट करवाया है लव द लेसन्स का लोगो। तो कहीं भी देखें तो आप मिल सकते हैं। अगर आप रोक के कुछ बात करना चाहें तो ऑब्वियसली आप रोक सकते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो भी बात कुछ हम लोग लेंगे यहाँ से DND का रास्ता एक्सप्रेस वे तक पहुँचने के लिए। और उससे पहले एक और, मैं फ़िलहाल पेट्रोल पंप के बाहर खड़ा हूँ। तो ये पेट्रोल, अगर आप द्वारका या पालम के आसपास रहते हैं तो ये है द्वारका सेक्टर 1 का पेट्रोल पंप। 24 आवर्स खुला रहता है, डीजल पेट्रोल दोनों अवेलेबल है यहाँ पे। और सर्विस भी अच्छी है, लेकिन हमको कोई वेट नहीं करना पड़ा कि हाँ रात को है तो कोई आएगा, क्योंकि दिल्ली में है तो ऑब्वियसली सर्विस अच्छी होगी। तो चलते हैं यहाँ से और रास्ते में हम आपको बताते रहेंगे सेफ्टी मेजर्स के बारे में। कुछ खाने को हमें रास्ते में मिलता है और बाइक से पहला एक्सपीरियंस है तो टोल का वी डोंट नो कि टोल है भी या नहीं। तो टोल का भी जो अमाउंट होगा वो मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। पहला पड़ेगा टोल जेवर, उसके बाद मथुरा एंड देन लास्ट आगरा। एस्टिमेट टाइम है कि हमें 3 घंटे लगेंगे एक्सप्रेस वे पे, आधा घंटा यहाँ से एक्सप्रेस वे, उसके बाद वहाँ पे 3 घंटे लगेंगे। क्योंकि हम बाइक से जा रहे हैं तो हम लोग कोई हाफादाफी नहीं, पूरा डे है, आराम से जाएंगे और सेम डे रिटर्न का प्लान है। सो लेट्स सी कब तक लौटते हैं। बाय फॉर नाउ, सी यू एट एक्सप्रेस वे। तो हम पहुंच गए यमुना एक्सप्रेस वे के बिल्कुल एंट्रेंस पे, देख सकते हो आप आगे। और यहाँ पे और भी बहुत राइडर्स हैं। सैटरडे है, वीकेंड है, तो सुबह सुबह निकल जाते हैं लोग आगरा के लिए या फिर उससे भी लंबा। तो अब आपको मैं अगर एक बात बताऊँ, अगर आप आ रहे हो वेस्ट दिल्ली से, लाइक द्वारका के आसपास से, तो बेस्ट वे रहेगा आप वहाँ से आए साउथ एक्स के बाद सीधे DND वाला रास्ता, जो कि अब टोल हट चुके हैं वहाँ से। तो आप सीधे वो रास्ता लेके आइए, वो आपको छोड़ देगा यमुना एक्सप्रेस वे, दैन ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे। आप वो लेंगे और यहाँ से आप देखो तो आगे ये रास्ता V में है, राइट साइड में ग्रेटर नोएडा के लिए और लेफ्ट साइड में एक्सप्रेस वे के लिए। तो हम जाएंगे लेफ़्ट और 45 से 50 मिनट, एग्जैक्टली 50 मिनट में हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। चले हैं लगभग 40 किलोमीटर। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको अब जेवर टोल के बाद कि जेवर टोल एग्जैक्टली यमुना एक्सप्रेस वे पे एंटर होने के बाद जेवर टोल कितना दूर है। गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर की आपके जो टोल चार्जेस है इस रोड पे वो क्या लगने वाले हैं। हम लोग बाइक से हैं तो हमारा लगेगा आगरा तक का 205। और यहाँ पे फ़िलहाल तो ये 1 वे ही लिखा हुआ है। हम लोग पहले यहाँ पे गाड़ी से भी आए हैं तो हमने 2 वे टोल भी लिया है। लेट्स सी 2 वे का कुछ है ऑप्शन या नहीं, पर हम लोग सोच रहे हैं कि क्यों ना हम अपने व्यूअर्स को दोनों ऑप्शन दिखाएँ और दोनों रोड्स का पता चले उनको कि हाँ कौन सा रोड बेटर रहेगा। जैसे अगर आप नेशनल हाईवे पर देखो तो वहाँ पर बाइक्स वगैरह का कोई टोल होता नहीं है। तो व्हाट वी हैव प्लान कि अगर हम टाइम से निकल जाते हैं तो हम लोग लेंगे नॉर्मल हाईवे और उसी से जाएंगे। और रोड की कंडीशन, मैं गया हूँ मथुरा तक गया हूँ तो वहाँ तक तो रोड अच्छा है, लेकिन मथुरा से आगे का भी पता नहीं है। तो लेट्स सी रोड की कंडीशन कैसी है। आपको वापसी में वो रोड भी दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ पे हम पहले टोल से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं। सॉरी 2 नहीं 1 किलोमीटर, उतनी दूर से क्लियर दिख नहीं रहा था। तो 1 किलोमीटर की दूरी पे हैं, बस पहुँचने वाले हैं। आगरा तक का डायरेक्ट लेंगे। टोल चार्जेस मैंने आपको बता ही दिए हैं। और जो पहला टोल है एग्जैक्टली वो 40 किलोमीटर के बाद है। यहाँ से एक्सप्रेस वे शुरू हो रहा है। ग्रेटर नोएडा जो एक्सप्रेस वे है उसको छोड़ के जो यमुना एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो रहा है वो आपका 40 किलोमीटर बाद पड़ेगा आपका पहला टोल। तो चलते हैं और आगे रुकते हैं यहाँ पे ढाबा वगैरह, वहाँ के भी चार्जेस आपको बताएंगे कि क्या चार्जेस हैं क्या नहीं। लेट्स गो, लेट्स सी क्या होता है, क्या चार्ज आपको बताएंगे आगे वीडियो में। गाइस, हम आ चुके हैं शिवा ढाबा और हमने ऑर्डर किया है ये बटर रोटी, दाल मखनी या 4 कॉम्प्लीमेंट्री और शाही पनीर। तो
अभी बिल का तो पता नहीं कितना होगा। ये मेरे पार्टनर, राइडिंग पार्टनर, क्राइम पार्टनर, और मेरा भाई अमन, और ये रहा मैं। अगर मैं दिख रहा हूँ तो खाना खाते हैं और बताते हैं आपको खाना कैसा है। और ये एग्जैक्टली है जेवर टोल से बिल्कुल बगल में ही है, 300 मीटर पे लेफ़्ट में ही। तो खाना खाते हैं और बताते हैं आपको कि कैसा है खाना यहाँ का। ओके, तो हमने खाना खा लिया शिवा ढाबा से, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमने क्या क्या लिया था। इसके बाद हमने 2 चाय भी ली है। हमने टोटल 3 लोगों का खाना हमें पड़ा 410 रुपये का, जो कि बिल्कुल कॉस्टली नहीं है। और हमने पेट फाड़ के खाना खाया है। रोटियाँ एवरेज से ज़्यादा बड़ी हैं, तो 5 में से 4 नंबर, क्योंकि भीड़ काफ़ी थी तो वो लोग सर्विस ढंग से नहीं कर पा रहे थे। बट ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस, पॉकेट फ्रेंडली है, कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं है, बेटर है। और एक चीज़ और यार, हमने ना रास्ते में यहाँ पे देखा एक एक्सीडेंट भी हो रखा था, ट्रक पलटा हुआ है। तो गाइस अगर आप लोग जब भी आओ तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान देना कि स्पीड कंट्रोल में रखनी ज़रूरी है। ऑल्दो स्पीड 100 किलोमीटर्स है, लेकिन स्टिल आप जहाँ तक कंट्रोल कर सकते हैं वहाँ तक रखिए। और ट्रक भी जो था वो रोड के बीच में था, तो उसको साइड में कर रहे थे। अब अगर आप स्पीड में आ रहे हैं, अचानक आपका ध्यान नहीं गया तो इट कैन बी हार्मफुल। सो ऑलवेज टेक केयर व्हेन एवर यू आर ऑन रोड। सो दैट्स इट। आगे चलते हैं मथुरा के पास, आपको एक बार दोबारा दिखाएंगे वहाँ पे क्या माहौल है। लेकिन अगर आप मेरे पीछे ये भीड़ जो देख रहे हो ना अभी, ये भीड़ इस वजह से है क्योंकि मथुरा में कुंभ का मेला लगा हुआ है। इस वजह से भीड़ बहुत है यहाँ पे यार अंदर। रीज़न यही है कि शायद हाँ भीड़ आज इतनी है, नॉर्मल डेज पे ना होती हो, शायद मेले के पास बिल्कुल ही ना हो। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। तो गाइस जैसा कि मैं बात कर रहा था, ये एक्सप्रेसवे को मौत का एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट होना आम बात है। हाल फिलहाल कोई बाइक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, और बाइक की हालत देख सकते हैं आप, बाइक के परखच्चे उड़ गए हैं। तो ऐसे 3-4 एक्सीडेंट हम पीछे भी देख चुके हैं। देखते हैं आगे रोड और कितना लेके जाता है। तो गाइस आप इस गाड़ी की हालत देख रहे होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था मौत का एक्सप्रेसवे क्यों है, इसीलिए इसे कहा जाता है। और मैं खड़ा हूँ हमारे सेकंड टोल के पास, जो कि है मथुरा का टोल। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप फर्स्ट टाइम पे जब आप टोल में एंट्री करते हैं तो वो बंदा आपको पर्ची देता है। अगर आपको डायरेक्ट मथुरा से आगरा ट्रैवल करना है तो उस पर्ची को संभाल के रखें, क्योंकि वो पर्ची आपके सेकंड टाइम पर भी यहाँ पर काम आएगी। इनकेस अगर आपकी वो पर्ची यहाँ पे खो जाती है तो आपको फिर यहाँ पे भी टोल का पे करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। चलते हैं आगे। ओके, तो हम आ चुके हैं मथुरा टोल से 12 किलोमीटर आगे। वाई एम स्पेसिफिकली सेइंग कि 12 किलोमीटर आगे, 12 किलोमीटर आगे है इधर पेट्रोल पंप। क्योंकि हमारे पास आपने देखा कि हमारे पास एंटॉर्क भी था, तो एंटॉर्क में 4.5 से 5 लीटर का टैंक है उसका, तो उसकी वजह से पेट्रोल थोड़ा हमें ज़रूरत ज़्यादा उसमें बार बार फिल करवाना पड़ेगा। एक बार फिल करवा लिया था दिल्ली में, सेकंड यहाँ पे। अब आई बिलीव रिटर्न में भी 2 बार ही फिल करवाना होगा और हम लोग पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन वापस घर, आगरा से घूम फिर के। तो बता दूँ, टोल मथुरा से 12 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप। नाइट्रोजन गैस अवेलेबल नहीं है, ख़राब हो रखी है मशीन। पेट्रोल पंप है और यहाँ पे सीएनजी भी अवेलेबल है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द रेट्स कि यहाँ पे रेट क्या है, क्योंकि एक सेकंड में भी आपको बताता हूँ रेट क्या है। भैया रेट क्या है यार यहाँ पे पेट्रोल के? 81। कितना? 81। तो एटलीस्ट दिल्ली से तो सस्ता है यार। दिल्ली में अभी हम लोगों ने डलवाया था सुबह, तो 92 के आसपास कुछ अमाउंट था नॉर्मल पेट्रोल का, और हमने स्पीड डलवाया भारत पेट्रोलियम का स्पीड, तो उसकी कॉस्ट पड़ी थी 94 पॉइंट समथिंग। सो पेट्रोल का काफ़ी फ़र्क है। शायद हमें भी थोड़ा ही डलवाना चाहिए था, यहाँ से फुल करवा लेते तो वी कैन सेव ह्यूज अमाउंट, बट नो वरी, एक बार फुल करवा ले तो रुकने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं सीधे आगरा और दिखाते हैं आपको ताजमहल। आई बिलीव हम पहले ताजमहल जाएंगे या फिर फतेहपुर सीकरी, इट्स नॉट डिसाइडेड येट, बट विल लेट यू नो। तो गाइज़ ये है यहाँ का लास्ट टोल, जो कि है आगरा का टोल, और ये है तीसरा टोल। पर्ची आपकी वही चलेगी जो आपने पहले टोल पे कटवाई थी, तो उस पर्ची को कृपया संभाल के रखें। तो गाइज़ आगरा यहाँ से बस 15 या 16 किलोमीटर होगा ये एक्सप्रेसवे। उसके बाद हम निकलेंगे हमारे ताजमहल के लिए और आपको दिखाएंगे कि ताजमहल और कितना सुंदर लगता है। ओके, तो ख़त्म हो चुका है यमुना एक्सप्रेसवे राइट देयर। अगर आपको यहाँ से दिख रहा हो, 183 किलोमीटर का स्ट्रेच था, पूरा ख़त्म हो गया है।
और लास्ट जो बीच मैं आपको बताऊं, जो एक्सपीरियंस अभी तक था आपने पूरा वीडियो में देखा ही होगा, लेकिन अभी पिछले 30-40 किलोमीटर का एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है कि हम एक मिले थे हिमालयन वाले अंकल, एंड यस ही वाज अंकल। तो हम लोग अपनी स्पीड में जा रहे हैं, ही वाज राइडिंग स्लो, बट उनको लगा कि हम उनसे रेस लगा रहे हैं, तो उन्होंने हमें क्रॉस किया एंड देन ही वाज शोइंग मिडिल फिंगर, बट इंटेंशन हमारा वो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि स्पीड में रिस्क है, तो रिस्क लेना ज़रूरी नहीं है। हम लोग ट्रिप पे आए हैं अपना एंजॉय करने के लिए, हम अपना एंजॉय कर रहे हैं। और हमने 3 एक्सीडेंट्स देखे, 3 मेजर एक्सीडेंट्स। एक बाइक की चेसिस टूट चुकी थी, फ्रंट टायर और बैक टायर दोनों एक साथ चिपके हुए थे। और एक और एक्सीडेंट था, आई डोंट नो वो एक्सीडेंट था या वो मर्डर था, लेकिन एक आदमी की वहाँ पे बॉडी भी पड़ी थी उससे थोड़ा आगे आके। और कार का एक्सीडेंट यहाँ पे अक्सर हो जाता है, क्योंकि भाई नाइट्रोजन आप डलवाते नहीं हैं, आप स्पीड में आ रहे हैं, तो टायर गर्म होके बर्स्ट होने के चांसेस होते हैं। सो द कार एक्सीडेंट कुड बी दैट भी कि उसमें से भी कोई एक होगा जो मैं बताया मैंने आपको। तो अभी चलते हैं आगे, ताजमहल पहुँचने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 5:15 बजे निकले थे और अभी 10 बज गए हैं। कुछ देर और हम आई बिलीव 15 से 20 मिनट और लगेगा, हम पहुंच जाएंगे ताजमहल। एंड देन वहाँ की भी बहुत ही रोचक कहानियाँ हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वो ये ट्रक देखा होगा यार, पूरा ऐसे ही रोड पे भी जब हम लोग चल रहे थे ना, ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बगल से निकल रही थी और पूरा हिल जा रहे थे यार। और हाँ, मैं एक चीज़ और बताऊंगा, अगर आपने देखी होगा, मूवीज़ में देखा होगा, जहाँ पे काला ताजमहल बनने वाला था, तो निकलने से पहले ये प्लान था कि हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे। तो लेट्स सी पहुँच पाते हैं या नहीं, क्योंकि रास्ता हमें पता नहीं है। अगर लोकल्स हेल्प करेंगे देन ओनली इट कुड बी पॉसिबल, एल्स हम लोग तो वहाँ तो नहीं पहुँच पाएंगे। और ताजमहल, लाल किला, ये 2 जगह हमने सोचा कवर करने के लिए। फतेहपुर सिकरी इज़ 40 किलोमीटर फार फ्रॉम दिस प्लेस। अगर टाइम मिला तो ज़रूर वहाँ के लिए भी निकलेंगे, बट मेन जो फोकस है वो है ताजमहल पे, लाल किला पे, एंड द बैक साइड एरिया ऑफ द ताजमहल, दैट काला ताजमहल, तो हम वहाँ भी जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं ताजमहल में। आ गए हैं ताजमहल के अंदर, ये रास्ता सीधे हमें ताजमहल लेके जाएगा। ये यहाँ पे थोड़ी ताजमहल की हिस्ट्री कि 1874 में बना था, 1878 में कुछ ऐसा हुआ, लाइक ईयर बाई ईयर क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो सब दिखा रहे हैं। और यार मास्क पहनना ना यहाँ पे मैंडेटरी है, इस वजह से मास्क पहनना पड़ रहा है। और कोरोना के केसेस भी दोबारा बढ़ रहे हैं, तो वो भी एक रीज़न है इसे पहन के रखने का। तो वो था ब्लैक एंड वाइट का नज़ारा। यहाँ देखें 1987 में जो पहली कलर फोटो आई है, कितना वाइट दिख रहा है इसमें, साफ़ सुथरा। सी अब तो जैसे पॉल्यूशन, डस्ट वगैरह की वजह से वो वाइटनेस नहीं रही, बट स्टिल इट्स ब्यूटीफुल। आखिर 8 जो अजूबों में से एक है, तो कोई तो रीज़न होगा। और ये है जो ताजमहल की साइड में 4 मीनारें हैं। एंड ताजमहल के बारे में एक बात और बता दूँ, उसमें ना जो साइड में 4 मीनार है वाइट कलर की, वो सारी इस तरीके से बनाई गई है कि अगर इन केस वो भूकंप आता है या वो गिरती हैं किसी भी रीज़न से, तो वो ताजमहल के अंदर नहीं, वो बाहर की तरफ गिरेंगी। और मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा अपने कैमरा से कि उस पर ताजमहल के ऊपर कुंडे भी लगाए गए हैं, जो कि लगाए गए थे 1971 में, जो पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हुई थी उसके बाद। तो चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं अंदर से ताजमहल। तो गाइस, ईस्ट गेट से हमने एंट्री मार ली है ताजमहल के अंदर, और बहुत प्यारा नज़ारा है। थोड़ा गर्मी का टाइम है, मार्च है, पर गर्मी है। ये संजू है जो वीडियो बनाता है हमारी। तो बताना चाहूँगा कि अगर आप बैग वगैरह ला रहे हैं तो बैग अलाउड नहीं है। छोटा बैग है वो आप ला सकते हैं अंदर, पर बड़े बैग के लिए आपको उसे रखना होगा आसपास में। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, कोरोना है, वो आपको पता ही चल रहा है, अभी हाल फिलहाल में कोरोना चल रहा है काफ़ी टाइम से। तो टिकट वगैरह का कुछ ऐसा है कि आपको जो भी टिकट परचेज़ करनी होगी वो ऑनलाइन करनी होगी। बाहर बारकोड लगा है, आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से आप स्कैन करके टिकट परचेज़ कर सकते हैं। इंडियन की टिकट 50 रुपये, और अगर आप 200 रुपये उसमें एक और टिकट है, तो टोटल 250 रुपये है। आपको देखना है कि आपको 50 रुपये में जाना है या 250 रुपये में जाना है। तो इस गेट से एंट्री मार लिए मैंने, और हम जा रहे हैं ताजमहल के अंदर।
तो गाइस प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो 50 रुपये एंट्री टिकट है, प्लस 200 रुपये इसमें मज़ार की भी टिकट है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मज़ार की टिकट लेना चाहते हैं या नहीं, वरना आप 50 रुपीज़ इंडियन टिकट जो 50 रुपीज़ है, आप उसमें ताजमहल में एंट्री ले सकते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बहुत प्यारा नज़ारा है ताजमहल का। अंदर चलेंगे, अंदर से दिखाएंगे आपको ब्यूटीफुल ताजमहल और अल्टीमेट ग्रीनरी ही ग्रीनरी। अंदर चलते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं ताजमहल। तो ये है एंट्री ताजमहल की, सामने दिखेगा ताजमहल, है ना प्यारा व्यू। अंदर चलते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं ताजमहल। थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी लेफ्ट राइट मीनार में। अमेजिंग, सुंदर, अति सुंदर। और अंदर जाते जा रहे हैं और एंट्री हमने ले ली है ताजमहल की। थोड़ा अंधेरा है इसलिए प्यारी फ़ोटो नहीं आ रही है। अभी आपको दिखाएंगे हम ताजमहल। और गाइस हियर वी गो। सॉरी अभी भी नहीं आए। ये इतना ज़्यादा सफ़ेद है कि कैमरे में ही नहीं आ रहा है। तो गाइस मेरे सामने है ताजमहल, आप देख सकते हो ब्यूटीफुल व्यू। तो आज टीम लव द लेसन्स आई है ताजमहल घूमने और अपने व्यूअर्स को दिखाने ताजमहल कि लॉकडाउन में क्या हाल है ताजमहल के। क्राउड देख सकते हैं आप, दबा के क्राउड है, सैटरडे है और जहाँ भी देखोगे ग्रीनरी प्लस लोग। हमारा ताजमहल और हम चलेंगे आगे और आगे से दिखाएंगे आपको और भी करीब से ताजमहल। ओके, तो आप देख सकते हो मेरे पीछे दुनिया का 8वां अजूबा ताजमहल, द प्राइड ऑफ इंडिया। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए सिर्फ ताजमहल आगरा में। और कॉमेडी भी होती है कि आगरा जा रहा है पागल खाने, तो पागल खाना अब यहाँ से ना आराम बाग लखनऊ में आराम बाग वहाँ शिफ्ट हो चुका है। सो यहाँ मैं आपको हिस्ट्री बताऊँ तो अगर आप जो इसके ऊपर अगर कुंडे वहाँ पे लगे हुए हैं, मैं आपको थोड़ा भी पास में जाके दिखाऊंगा। वो मलेरिया से ओके, तो जो इंडो पाक वार हुआ था 1971 में, उस दौरान वहाँ पर लगाया गया था ज़्यादा वो कुंडे उसको ढकने के लिए, ताकि ऊपर से वार के टाइम पे यहाँ पे कोई बमबारी ना हो सके या फिर कोई मिसाइल ना गिरा सके। और 1 2 3 और इसके चारों तरफ एक मकबरा बना हुआ है और उसमें ऑब्वियसली रानियाँ ही रहती थी। और पहले तो ये भी होता था कि अगर वो कहीं से जीत के आ रहे हैं तो वहाँ से एक रानी लेके आ गए, वहाँ से एक रानी लेके आ गए। तो ऐसा यार पहले होता रहता था। अब तो पॉसिबल है नहीं, अब एक झेलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो अभी हम लोग थोड़ा और अंदर जा रहे हैं। अगर हो सका अंदर एंटर होना तो मैं अंदर एंटर भी होऊंगा और आपको अंदर से भी कोशिश करूँगा व्यू दिखाने की। वैसे वहाँ पे फ़ोन और कैमरा अलाउड नहीं है, तो लेट्स सी कुछ फ़ोटो शूट हो जाए तब तक। तो गाइस ये आप अगर देख रहे हो, मैं थोड़ा ज़ोर से नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन यहाँ पे ये बेंच देख रहे हो ना, ये इधर और ये थोड़ा राइट में, तो यहीं पर होता है वो जो पोज़ होता है ना, वो सारे के सारे पोज़ यहीं से किए जाते हैं। तो आप लोग आओगे ना, आप देखोगे बहुत लोगों को ऐसे फ़न करते हुए। यहाँ पे वो एंट्रेंस पे मैं अगर कैमरा घुमा के दिखाता हूँ, वो उधर एंट्रेंस पे भी, वहाँ पे भी कई लोग लगे हुए हैं सेम पोज देने में। और इट्स लाइक लेगेसी, पापा ने भी वही पोज दिया था, बच्चे भी वही पोज दे रहे हैं। कुछ नया आ ही नहीं रहा है, मार्केट वहीं की वहीं बंद पड़ी है। चलो देखते आगे, और कुछ नया दिखता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये दिखा रहे हैं ना ताजमहल में, ताजमहल को हाथ से पकड़ने की कोशिश की जा रही है, ऐसा ही कुछ नहीं रहा। वो दिखा रहे हैं कि हाँ हम ऐसे उठा लेंगे ताजमहल को भाई, लेकिन ताजमहल वही है। तो जोक्स अपार्ट, कुतुब मीनार कहते हैं कि सबसे बड़ी मीनार जो है वो कुतुब मीनार है। दैट्स रॉन्ग। सबसे ऊंची मीनार जो है वो ताजमहल की मीनार है। यू कैन फाइंड इट दिस फैक्ट ऑन गूगल एज वेल, बट हमें किताबों में जो पढ़ाया जाता है सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार, ऐसा नहीं है। कुतुब मीनार से ऊंचा है ताजमहल, बट कहीं ऐसा बताते नहीं है तो हम लोगों को पता नहीं। बट एक एज के बाद आप ढूंढने लगते हो चीज़ें, पढ़ते हो खुद, तो देन यू कम टू नो अबाउट फैक्ट्स कि क्या सच है क्या नहीं। किताबों में सब कुछ सही नहीं होता, कुछ चीज़ें खुद भी जानकारी लेनी पड़ती है। तो गाइस मैं खड़ा हूँ बिल्कुल
ताजमहल के सामने। ये यहाँ पर अगर आप जगह देख रहे हैं 2 रैक की जगह है यहाँ पे आप जूते रख के तो ऊपर जा सकते हैं, या अगर आपको जूते नहीं उतारने तो इनका कवर आता है 5 रुपये का, जो कि आपको बाहर से अवेलेबल हो जाएगा। तो हम चलते हैं ऊपर और आपको अंदर से ताजमहल दिखाएंगे। ओह ओके, तो गाइस ऊपर आ गया हूँ मैं, पीछे ताजमहल आपको दिख ही रहा है। और ये जो बिल्डिंग है, इस इमारत का नाम है मेहमान खाना, जो कि लास्ट टाइम जब हम आए थे 1 से 1.5 साल पहले, तो इसमें एंट्री बंद थी। और पहले भी जितनी बार आए हैं यहाँ पे एंट्री हमेशा बंद ही रही है, लेकिन इस बार ये एंट्री खुल गई है। और इसकी कुछ हिस्ट्री ये है कि शाहजहाँ के और मुगल्स के जो फ्रेंड्स आते थे, कोई गेस्ट आते थे या फिर दूसरे स्टेट से राजा वगैरह आते थे, तो उन लोगों को यहाँ ठहराया जाता था एंटरटेनमेंट के लिए, रेस्ट के लिए, वो लोग यहाँ रुकते थे। और वहाँ से अगर आप देखें तो वहाँ से आप ऊपर चले जा सकते हैं ताजमहल के पास। और सबसे बड़ा स्पॉइलर ये है अभी कि भाई अब ऊपर जाने के लिए 200 रुपये लगने लग गए अलग से। 50 रुपये की आपकी ये टिकट है, ऊपर जाना है 200 रुपये टिकट आपकी वहाँ की है, तो यानी कुल मिला के 250। यानी अगर आप हमारी तरफ बाइक पे आ रहे हैं तो जितना आपका बाइक का पेट्रोल लगेगा एक तरफ का, उसका आधा और पैसा और देंगे तो आप ऊपर जा पाएंगे। तो इतना कुछ वर्थ लगा नहीं। नाइस कैलकुलेशन संजू, नाइस कैलकुलेशन। हाँ ऑब्वियसली, आप खुद सोचो ना। हाँ, अब बंदा 200 रुपये देगा, 50 रुपये देगा, वो पार्किंग में अलग लिया, कुल मिला जुला के 300 रुपये आप दे रहे हो। बाइक में यार 1000 रुपये के पेट्रोल में हम अप डाउन कर देंगे दिल्ली से, तो ये कोई लॉजिक तो बना नहीं। और इसके पीछे रीज़न इतना बेकार रीज़न दिया गया है, वो वर्ड नहीं यूज़ करूँगा मैं, कि इसमें ज़्यादा लोग चढ़ेंगे तो ये ढह जाएगा। यार पहले भी तो लोग जाते थे, कहाँ से ढह जाएगा। और मज़ार, एक चीज़ और बताई हमें गार्ड साहब ने कि आर्टिफिशियल मज़ार बनाई गई है मुमताज़ महल की और शाहजहाँ की, जो कि पहले नहीं थी। अगर आप 200 रुपये टिकट देखते हैं तो आप जाके वो आर्टिफिशियल मज़ार देखेंगे, जो रियल मज़ार के बीच में वो ऊपर से ढकी हुई है। आप वहाँ पे नेट वगैरह लगा हुआ है, तो आपको वहाँ से दिखता है कि वो नीचे है, लेकिन वहाँ पहले भी नहीं जा सकते थे और अभी भी नहीं जा सकते। आर्टिफिशियल मज़ार देंगे तो हाँ 200 रुपये देके आप बिल्कुल जाना। तो अभी आपको संजू ने बताया होगा कि पीछे का जो एरिया देख रहे हैं, अगर आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपको 200 रुपये पे करना होगा। और ये इसलिए बनाया गया ताकि ये मज़ार ढह ना जाए। ये उसने रिपीट किया था सवाल, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पर इसके पीछे लॉजिक देखिए। अगर हर एक बंदा 200 रुपये की टिकट लेके 2000 बंदे आ जाएंगे तो क्या तब ये मज़ार नहीं ढहेगी? तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने अच्छा पैसा खाया 200 रुपये ऊपर जाने के लिए। और ये जो एरिया देख रहे हैं मेरे पीछे, संजू इसी की बात कर रहा था, जिसको मेहमान खाना बोलते हैं। यहीं पे पहले के टाइम पे जो लोग आते थे यहीं पे रुका करते थे मेहमान नवाजी के लिए। और ऑब्वियसली पीछे हमारी यमुना, लेके चलते हैं आपको यमुना की तरफ और दिखाते हैं वहाँ का बेहतरीन व्यू। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं यमुना, बेहतरीन, बहुत ही प्यारा वातावरण। और सबसे ज़्यादा पीसफुल एरिया यहीं पर है ताजमहल का। कोई भी आता है यहाँ पे ज़रूर खड़ा होता है सामने, और यहाँ पे ब्यूटीफुल नज़ारा लेता है यमुना का। सामने आप देख रहे होंगे जो वो एरिया है, वहाँ पे काला ताजमहल बनने वाला था, ऐसा कहा जाता है, बट वो कंप्लीट नहीं हुआ। और सामने आप देख रहे हैं लाल किला, शायद नहीं दिख रहा होगा उतना ज़्यादा डीप में। और अच्छा मज़ा आ रहा है ताजमहल घूमकर। काफ़ी साल बाद आया, काफ़ी चेंजेस मिले ताजमहल में, लॉकडाउन के बाद भी। टिकट वगैरह का मैंने आपको बताया था। मज़ा आ रहा है। धूप भी काफ़ी है, गर्मी भी बहुत लग रही है। और आपकी स्टोरी तो मैं बता नहीं पाऊँगा, क्योंकि स्टोरी आपको यूट्यूब पे, गूगल पे सबको ही पता है इसके बारे में, तो स्टोरी वगैरह में इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है गाइस। और दिखाते हैं आगे चलते हैं, ताजमहल को चारों तरफ से एक्सप्लोर करते हैं। ये घूमा सी कहते हैं ना कि हाँ पूर्णिमा की रात को यहाँ पे यार बहुत सुंदर लगता है। कि एक तो वैसे पूर्णिमा पूरी वाइट, ऊपर से ये आपका ताजमहल, अच्छा तो लगता होगा यार। बट कभी आ ही नहीं पाए रात को, क्योंकि यहाँ पे एंट्री भी कभी नहीं मिलती है रात को, तो लिमिटेड लोगों की एंट्री होती है पूर्णिमा वाले दिन भी, शायद इस वजह से। बट ये नदी आपको दिखा रहा हूँ, तो नदी के बाद मैं एक बात और बता देता हूँ। 1970 में यहाँ पे बाढ़ आई थी, तो आप ये जो देख रहे हैं ना, ये रेलिंग जो बना रखी है इन्होंने पत्थर की, यहाँ तक पानी आ गया था, बट ऊपर नहीं आया था। उनका कहना है कि हाँ यहाँ तक पानी टच हो रहा था, इस सतह तक। ये वाला एरिया पूरा नहीं डूबा था,
लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ये तो इसमें, क्योंकि इसमें रिनोवेशन होता रहता है तो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। बट 1970 यार 50 साल पहले, 51 साल पहले थोड़ा कुछ तो फ़र्क होगा। तो यहाँ तक पानी आ गया था, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे आसपास लोगों का क्या होगा। अगर मैं अपने सामने देखूँ, वो उधर गांव है पूरा, और वो गांव डूब चुका होगा उस टाइम पे। अभी भी वहाँ पे अगर देखो तो कुछ बंकर बना रखे हैं ऊपर, शायद बारिश के टाइम पे पानी ऊपर हो जाता होगा इस वजह से। और वो एरिया है जहाँ पे एक और ताजमहल बनना था, काला ताजमहल, और जो कि इससे डबल कॉस्ट में बन रहा था। बट समहाउ उसे नहीं बनाया गया और उसके लिए विद्रोह कर दिया गया, क्योंकि इसको बनाने में ही ऑलरेडी इतना पैसा खर्च हो गया था मुग़लों का कि उन्होंने वहाँ पर बनाने से मना कर दिया। अब देखो अगर तो वो वहाँ पे काम शुरू हो चुका था, लाइक नींव डल चुकी है। रास्ता भी सेम वैसे ही है जैसे ताजमहल का, अगर आप यहाँ से देखेंगे कि रास्ता बना हुआ है, बीच में आसपास पेड़ है। तो नहीं हो पाता है यार, आपस में झगड़ जाते हैं, और मुग़ल तो ये लोग करते ही थे। कोई नहीं, चलते हम लाल किला दिखाते हैं आपको, वहाँ की व्यूज़ के बारे में बताते हैं कि लाल किला का वो कौन सा एरिया था जहाँ से डायरेक्टली ताजमहल दिखता था। और उस एरिया में ना एक हीरा था जो कि ऑब्वियसली अंग्रेज़ निकाल के ले गए। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको। सी यू एट लाल किला। हम आ चुके हैं लाल किला। यहाँ पर घुसते ही गार्ड ने बोला कि फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। फ़ोटोग्राफी अलाउड है, वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, जिस वजह से उन्होंने हमारा ट्राइपॉड भी लाने नहीं दिया है, वो हमने ऑलरेडी जमा करा दिया अंदर। तो यहाँ पर बैठते थे जहाँपना अकबर जिले लाही। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको कि वो कहाँ बैठते थे। और यहाँ की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको अंदर चल के बताऊँगा। जब आपको देखेंगे कि कहाँ वो बैठते थे, उसी के पास में वो स्पॉट है जिससे रिलेटेड यहाँ की कहानी है। सो चलते हैं अंदर और बताते हैं आपको। चाय पत्ती खत्म। तो पहुँच गए हम लाल किला, आगरा का लाल किला, दिल्ली वाला लाल किला नहीं, आगरा वाला लाल किला। तो इसकी हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि पहले अकबर जो थे वो यहाँ पे थे या था। देन जब उन्होंने मुग़लों ने दिल्ली जीता, तब ये लोग शिफ्ट हुए यहाँ से नई दिल्ली। लाइक दिल्ली था पहले, तो नई दिल्ली पुरानी दिल्ली में तो हम लोगों ने बांट दिया, नहीं तो पहले तो दिल्ली ही हुआ करता था। तो अब वहाँ पे इसका रेप्लिका बनाया गया है, दिल्ली वाला लाल किला। और इतना बड़ा नहीं है, मैं 1-2 बार गया हूँ तो मुझे इतना बड़ा नहीं लगा हुआ। और यहाँ पे मैं क्योंकि सेकंड टाइम आ रहा हूँ तो आई नो कि उससे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना हुआ है। अंदर जहाँ पे अकबर बैठते थे, वहाँ की कहानी मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि वहाँ जहाँ वो बैठते थे, इट वाज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। और महाराणा प्रताप ने जब यहाँ पर चढ़ाई की थी तो वहाँ उनकी एक तोप मारी, वहाँ से एक तोप का गोला आया, जो कि वो जो सिंहासन था जहाँ पे वो बैठ के अपनी प्रजा से बातें करता। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा जोधा अकबर में, तो जहाँ वो बातें करता था अपनी प्रजा से, वो तोप का गोला उस पर लगा और जाके वो सामने सीधे मार्बल की दीवार पे टिक गया। फटा नहीं, वो जाके मार्बल की दीवार पे वहाँ पे लग गया। तो सिंहासन वो भी टूट गया था, और वो निशान जहाँ पे वो तोप का गोला था वो आज तक है। तोप का गोला निकाल दिया है, लेकिन दैट सर्कल दैट्स स्टिल देयर। तो चलता हूँ मैं अंदर और आपको वो विजुअल भी दिखाता हूँ। एंड मैं आपको ये कहानी पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद अंदर वीडियोग्राफी अलाउ ना हो, तो आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक ओवर द कैमरा। तो मैं आपको एक दिखा दूंगा कि हाँ एग्जैक्टली दिस इज़ द प्लेस। तो चलते हैं अंदर। और भी बहुत अंदर चीज़ें हैं। अगर आप ये देखें पीछे का व्यू, तो दिल्ली में भी लाल किला में ऐसी एक जगह है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने नेटवर्क लगा के पूरा बंद किया हुआ है, वहाँ पे कोई जा नहीं सकते। मैं ये भी पहले बंद था, मुझे याद है जब मैं 4 साल पहले आया था तो ये भी बंद था, लेकिन कोविड की वजह से अंदर कई चीज़ें बंद कर दी हैं, इस वजह से ये खोल दिया। सेम लाइक जैसे मैंने आपको ताजमहल का बताया कि क्या था, गेस्ट हाउस था वो उनका, राइट। तो गेस्ट हाउस उन्होंने ओपन कर दिया लोगों के जाने के लिए, और ताजमहल में जाने के लिए टिकट के रेट्स बढ़ा दिए। पहले ऐसा नहीं था। तो मे भी यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा कि अंदर जाके आपको कहीं और जा रहा है तो यू हैव टू पे मोर। लेट्स सी।
तो संजू ने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी महल के बारे में, आगरा फोर्ट जिसको बोलते हैं। एंट्री लेने के बाद ये बाग दिखाई दिया हमें, 4 बाग बोलते हैं, वैसे इसे अंगूरी बाग भी बोलते हैं। उस टाइम पे नहाने के पर्पज से यूज़ किया जाता होगा। और क्यारी देख सकते हो, ब्यूटीफुल। कौन बोलेगा इसको बने हुए 400 साल हो गए हैं। और ये संजू है जो सामने से आ रहा है, हमारा हीरो, हमारे चैनल का लव द लेसन्स का हीरो संजू द कांडी बॉय। इधर संजू। सो हम दोनों यहाँ जो वीडियो बनाते हैं चैनल में आजकल फिलहाल, हमारे 2 पार्टनर है जो घर पे हैं। सो एडिटिंग पार्ट करते हैं, तो इट्स नॉट लाइक वो कैमरा पे नहीं है तो दे आर नॉट अ पार्टनर। यस दे आर, वो बिहाइंड द कैमरा है, हम फ्रंट ऑफ द कैमरा है। हमको घूमने का ज़्यादा शौक है, इसलिए हम निकल जाते हैं कहीं भी निकल जाओ, जहाँ दिल करे वहीं निकल जाओ। एम है कहीं भी जाओ, वीडियो बना के ले आओ और चैनल सब्सक्राइब कराओ सबसे। एंड यू वोंट बिलीव, हमने चैनल सब्सक्राइब करवाना यार कैसे स्टार्ट किया था। लोगों ने हमसे सवाल किया कि कैसे कैसे आप चैनल सब्सक्राइब करा सकते हैं। कपड़े लेने गए, दुकान वाले भैया को पेमेंट की, भैया एक चीज़ और कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। कस्टमर आए हुए हैं, उनसे सब्सक्राइब करवा रहे हैं। तो बिगनिंग कबाड़ी वाला, रिक्शे वाला, यू कांट इवन थिंक कि यार सबसे हमारे सब्सक्राइबर कौन कहाँ से शुरुआत हुई। और अब वो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं तो कहते हैं कि हाँ भैया उस टाइम की वीडियोस में और अब की वीडियोस में काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज कि हाँ आप लोग फीडबैक देते हो कि यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर ये गलत है। नॉट ओवर द कमेंट, समटाइम यू कॉल पर्सनली एंड इन्फॉर्म मी कि हाँ यार यहाँ पर ये चीज़ सही करो, तो दैट्स ग्रेट, थैंक यू फॉर दैट। देख रहे हो तो यहाँ से मुगल्स देखते थे ताजमहल को आफ्टर शाहजहां ऑब्वियसली। ये झरोखे यहाँ पे सिर्फ एक नहीं है, आई बिलीव ये 10 से 15 या उससे भी ज़्यादा झरोखे ये पूरे एंड तक हैं। यहाँ से वो लोग देखते थे रात को ताजमहल। और आगे वो आगे कमरा है जो कि बंद कर दिया गया है, तो वहाँ पे ना एक हीरा लगा हुआ था। लेट सपोज मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक बार इधर ये देखें, ऐसी ही एक खिड़की थी जिसमें बीच में जगह थी हीरा लगाने की, तो वहाँ पे एक हीरा लगा हुआ था। तो वो रानी उस हीरे के थ्रू ताजमहल को देखती थी, लेकिन ब्रिटिश सब ले गए। तो अभी जो मैं आपको बाहर बता रहा था वो ऊपर उसके कि वो तांबा है, एक्चुअल में वहाँ पे पहले वो सोना था, पर ब्रिटिश आए वो लेके सोना निकाल गए और तांबा लगा गया। किस लिए? ताकि वहाँ पर उसका लुक ना ख़राब हो। बट सोने को तांबा तो रिप्लेस कर नहीं सकता है, तो नेवर माइंड, अब कर दिया उन्होंने जो करना था। चलते हैं आगे और देखते हैं और चीज़ें। तो गाइस मेरे सामने जो आप चीज़ देख रहे हैं ये मछली की शेप की जैसी है कुछ, तो वहाँ से पानी निकलना करता था और यहाँ से बहकर सामने जो फाउंटेन है वहाँ से बाहर निकल जाता था। और ये आप गाइस ये चौकसी टाइप कुछ देख रहे होगे, महाभारत में जो शकुनी मामा खेला करता था, तो कहा जाता है कि हर एक बॉक्स पे एक लड़की खड़ी रहा करती थी। जैसे चाल चलते हैं तो लड़कियां भी चला करती थी। मतलब कैसे कैसे काम होते थे पहले के टाइम पर भी। चलो आगे देखते हैं इस महल के बारे में और कुछ। यहाँ से चला गया क्योंकि जब राजा रंजीत सिंह था ना तो उस दौरान। तो गैस पहुँच गए फाइनली सिंहासन के पास, जो मैंने आपको बताया था कि महाराणा प्रताप ने हमला किया था। आई एम सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया था किसी और स्टोरी में। महाराणा प्रताप ने, जब ब्रिटिश लोग आए थे ना यहाँ पे ये किले पर कब्जा करने के लिए,
उस टाइम की कहानी है। उन्होंने वो उस तरफ से नीचे से सीधे गोला मारा, यानी कि तोप का गोला, वो आके टकराया इस पर। एंड यू वोंट बिलीव, ये बहुत मजबूत था, बहुत ज़्यादा मजबूत। सोचिए, तोप का गोला लगा और ये टूटा नहीं, ये क्रैक आया इसमें, और वो ऊपर वहाँ पर वहाँ पर जाके लगा। नुकसान ना वहाँ हुआ ना यहाँ हुआ, क्योंकि पैसा, भैया पैसा बोलता है। इतना पैसा लगाया है सिंहासन में, तो ऐसे कैसे टूट जाएगा। ब्रिटिश एम्पायर यहाँ तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हाँ धीरे धीरे अपने आप ही वो लोग उनके साथ मिलते गए। एंड ब्रिटिश करते क्या थे, फूट डालो राज करो, तो आपस में ही झगड़ा करवाते थे। जैसे मुग़लों में भी यही हुआ, वो आपस में ही झगड़ के ख़त्म हो गए और हुआ कुछ नहीं। ब्रिटिश ने अपना यहाँ पे राज किया, यहाँ से सब कुछ इनके किले से भी संभाल लिया, बाकी जो कुछ हिंदू राजा थे उनके भी किले को हड़प लिया, एवरीथिंग, सब कुछ लूट पाट के 200 साल राज करके चले गए। सिंहासन जिसको कहा जाता था दीवाने खास, यहाँ पे बैठ के जहाँ पनाह अकबर अपनी प्रजा से इंटरेक्शन करते थे। आपने देखा होगा जोधा अकबर मूवीज़ में, या फिर इस बार में आपने सुना भी होगा कि हाँ अकबर काफ़ी अच्छा राजा था, वो अपनी प्रजा की भी सुनता था। तो और वहाँ पे वो जो आप वाइट कलर का सामने देख रहे हो, वहाँ बैठते थे उनके महामंत्री, मे बी बीरबल, पर बीरबल उनकी रत्न थी, आई एम नॉट श्योर वेदर इट वाज बीरबल और समवन एल्स। तो वहाँ बैठते थे महामंत्री, यहाँ आती थी पूरी प्रजा, यहाँ पर आके वो बताता, कोई प्रजा का जो भी आदमी था वो अपनी प्रॉब्लम बताता था, और अकबर यहीं से डायरेक्ट उनको ऑर्डर देते थे कि हाँ ऐसा क्या चल रहा है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दिस। मतलब उनके अपने अलग कुछ शब्द होते होंगे, भारी भरकम, जो मुझे तो नहीं पता, लेकिन बस चलते हैं हम यहाँ से। और कुछ यहाँ पे खास है नहीं, जो था मैंने आपको सब बताया। निकलते हैं वापस दिल्ली के लिए, और आने में तो हमें लगे थे 3.5 से 4 घंटे। लेट्स सी, 6:30-7 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, तो इसका कोई फ़र्क पड़ता है हमारे रास्ते पर या नहीं। आए थे हम लोग एक्सप्रेस वे से, मोस्ट प्रोबेबली जाएंगे भी उसी से, क्योंकि मथुरा में चल रहा है कुंभ का मेला, तो नॉर्मल हाईवे पे होगी बहुत ज़्यादा भीड़। एंड मैं आपको बताऊं, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए मैक्सिमम लोग इवनिंग में ही आते हैं, क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं। डे में पॉसिबल नहीं है, धूप में सूख जाएंगे यार, एकदम तबीयत ख़राब हो जाती है। तो रैप करते हैं लाल किला को यहीं पे। और अगर गोवर्धन पर्वत मथुरा की बात मैंने कही है तो समझ जाइए, कमेंट में बताइएगा इसका मतलब क्या है। चलते हैं वापस दिल्ली एंड आपको बताते हैं कितना टाइम लगा। आप लाल पत्थर की बिल्डिंग भी देखने जाएंगे तो इसकी भी जो शेडो पड़ेगी, उसके जस्ट पीछे बनाने वाले थे ना। ओके, तो पहुंच गए वापस हम घर अपने पालम द्वारका। हालत ख़राब हो गई रिटर्न में, क्योंकि हुआ कुछ ऐसा, वहाँ से पहले निकलते ही जहाँ से एक्सप्रेसवे के लिए रास्ता जाता है, एक्चुअली उधर से ताजगंज से अगर आप निकलते हो तो आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक है जो नेशनल हाईवे की तरफ से निकलता है, एक है जो आपका डायरेक्टली निकलता है एक्सप्रेसवे की तरफ। तो जो वो टी पॉइंट है, एग्जैक्टली उस टी पॉइंट पे पुलिस वाले रहते हैं। एंड यू वोंट बिलीव कि दिल्ली नंबर गाड़ी देखते ही उनको जैसे अलग ही कोई माता आ जाती है। कोई भी हमारे आपके साथ अगर कोई यूपी नंबर की बाइक जा रही है, गाड़ी जा रही है, उसके साथ कुछ भी नहीं है, नो पेपर्स, नथिंग, हेलमेट वगैरह भी नहीं लगा रखा है, उनको वो रोकेंगे भी नहीं। लेकिन जहाँ उनको दिल्ली नंबर बाइक दिख गई या गाड़ी दिख गई, गाड़ी से हमने पहले भी फेस किया था, बस अब बाइक का इस बार फेस किया है। अगर उनको ऐसा कुछ दिखता है तो दे लिटरली आपकी बाइक या गाड़ी के आगे ना जंप करके आ जाते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आए कहाँ से। तो सेम हमारे साथ हुआ, हमें भी रोका। ऑल्दो हमारे पास पेपर पूरे थे, बाइक की भी कंडीशन अच्छी थी, उनको कुछ मिला नहीं चालान काटने के लिए, बट बाद में उन्होंने बहुत ही लेम से हमें एक्सक्यूज़ दिए चालान काटने के। बट इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ी जानकारी थी, तो इस वजह से हमने कोई पैसा नहीं दिया वहाँ से हम निकल गए। एंड एंटॉर्क आपको बताया था वीडियो में, आपने देखा होगा कि मैंने बोला था कि रिटर्न में भी हमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। तो रिटर्न में पेट्रोल का भाई बहुत दिक्कत हुई हमारे साथ। हमने डलवाया हाईवे पे चढ़ने से जस्ट 1 किलोमीटर पहले पेट्रोल डलवाया, वहाँ पे टैंक फुल करवाया था। और टैंक क्या फुल करवाया, वो भाई साहब पैसे बनाने के चक्कर में उन्होंने ऐसा टैंक फुल किया
कि टैंक से बाहर पेट्रोल निकल रहा है और उनको ध्यान भी नहीं है, और बाद में वो उसका चार्ज भी कर रहे हैं, इवन एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं कि पेट्रोल गिरा दिया आपने। कोई नहीं, वो चीज़ तो चलो सुधर गई। अब वहाँ से हम निकले तो ऑब्वियसली लेट हो गए थे। हमारा टारगेट ये था कि जब तक उजाला रहता है हम कुछ नहीं तो नोएडा तक तो पहुँच ही जाए। उसमें लग गया थोड़ा टाइम, क्योंकि शुरू में हम लोग भागे खूब, पेट्रोल नहीं डलवाया, बट 100 प्लस किलोमीटर्स आ गए थे हम लोग। उसके बाद भी थॉट कि चलो ठीक है, पेट्रोल पंप जहाँ मिलेगा पेट्रोल डलवा लेंगे। लेकिन हमें उसके बाद 35 किलोमीटर और चलना पड़ा 40 की स्पीड से, और कहीं पेट्रोल नहीं मिला। रास्ते में 3 जगह ढाबे थे, तीनों ढाबे स्किप किए। बोर्ड लगा हुआ है बाकायदा कि पेट्रोल पंप नियर बाय, लेकिन आप वहाँ जाते हो तो वहाँ पे आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। जो हमें पेट्रोल पंप मिला था वो जेवर जगह जो टोल है उससे 12 किलोमीटर आगे, और लिटरली हम लोगों की ये कंडीशन हो गई थी कि बस धक्का मार के ही चलना पड़ेगा अगर नहीं पहुँचते हैं टाइम से तो। और रास्ते में वापसी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। गांव का एरिया अगर आपने देखा हो तो जब सनसेट हो रहा होता है उस टाइम पे आपको ऊपर पूरा ब्लू दिख रहा है, नीचे ऑरेंज है, और अगर आप बेस देखें यानी कि अगर आप ज़मीन से टच देखेंगे तो वो बिल्कुल आपका ग्रीन रहता है या ब्राउन, ऑब्वियसली जैसा भी वहाँ पे है। तो वो बहुत अच्छा व्यू था। हम लोग रुके थे वहाँ पे भी कुछ देर के लिए, शायद इस वजह से आने में लेट हो गए, और आने में हमें लगे थे 3.5 घंटे वहाँ से लेके ना कि आगरा से घर तक पहुँचने में, क्योंकि हम लोग नॉन स्टॉप आए थे, ऑब्वियसली लेट हो गए थे इस वजह से। एंड जो हमारा खर्चा बैठा पर हेड अगर एवरेज देखा जाए तो 1100 रुपये का आपका पेट्रोल लगा था, और 205 रुपये का आपका 1 साइडेड टोल यानी कि 410 रुपीज़ आपका टोल का लगा। एंड लोकल वहाँ पे घूमने फिरने में 70 रुपये पर हेड, लाल किला एंड ताजमहल दोनों जोड़ के 70 रुपये पर हेड लगा था। एंड जो खाया पिया कुल मिला के देखा जाए तो हम 2000 में हमारी ट्रिप हो गई थी, और बहुत अच्छी ट्रिप हुई थी, जिसमें हमने खाना भी भरपूर खाया, घूमे भी हैं, एंड वही जंक फूड ट्राई किया है वहाँ पे, बट कुछ मज़ा नहीं आया, क्योंकि आगरा में मैंने आपको बताया था वीडियो में भी कि जो आपका दिल्ली का टेस्ट है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो आदत हो जाती है खाने की, ओके है, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे भी थोड़ा एडजस्ट कर लिया। और हाईवे का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। रात को हमें जहाँ तक पहले लग रहा था कि अगर अंधेरा हो जाएगा तो डर है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ डर वाली बात लगी नहीं, क्योंकि डे के मुकाबले रात को वहाँ पे अगर आप देखो तो जो हाईवे की जो बाइक कह रहा हूँ मैं, इनोवास चलती है वहाँ पे हाईवे सिक्योरिटी के लिए, तो वो रात को बल्कि ज़्यादा हो जाती हैं रोड पे। एंड बड़ी गाड़ियाँ यानी 4 व्हीलर्स, हम बाइक तो ऑब्वियसली छोटी गाड़ी में ही आएगा, 4 व्हीलर्स वगैरह वो थोड़ी स्पीड अपनी उनकी कम हो जाती है अंधेरे की वजह से। आई डोंट नो क्यों कम हो जाती है, हमें लगता है अंधेरे की वजह से, लेकिन हम लोग उनको ओवरटेक करते हुए जा रहे थे तो हमारे अकॉर्डिंग वो स्लो चल रही थी। जेवर टोल से आगे पेट्रोल पंप मैंने आपको बताया, उसके बाद फिर वापसी में वहाँ से आप कन्फ्यूज़न के लिए आपका बहुत बढ़िया रास्ता है। जब आप जेवर टोल क्रॉस करके दिल्ली की तरफ एंटर हो रहे होंगे तो आपको एक दिखाएगा DND, यानी कि अगर लेफ़्ट साइड में जो फ्लाईओवर पूरा टर्न लेके जाता है, और राइट साइड में आपको दिखाएगा दिल्ली। अगर आप राइट साइड चले जाते हैं तो आप चले जाएंगे नॉलेज पार्क की तरफ। वहाँ से लगभग हम 5 से 6 किलोमीटर इधर उधर घूम गए थे, उल्टा फिर दोबारा आना पड़ा। दोबारा आए हम लोग उसी हाईवे के पास से ही दोबारा हमने एंटर किया DND की तरफ। एंड बाहर से हमें जितना टाइम लगा उतना हमें लगभग दिल्ली में इतना ट्रैफिक मिल गया था कि उतना टाइम हमें लग ही गया पहुँचने में। यहाँ पे आके डिनर वगैरह किया, एंड अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं कुछ चीज़ें आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मेक श्योर आप अपनी वॉच साथ में रखें, क्योंकि वाइल राइडिंग अगर बाइक में आपको टाइमिंग नहीं दिखा रहा है तो आपको टाइम का नहीं पता चलता, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है रोड में बातें करने में, फ़ोटो खिंचवाने में और स्टॉपेज लेने में। पॉज करना एक बार। तो बाइक से अगर आप जा रहे हो तो कुछ चीज़ें जो हमने नोटिस की, ऑब्वियसली हमारे पास थी वो, बाई चांस हमारा 3 बाइक थी तो थोड़ा करके हमारे पास सारा ही सामान था। सबसे पहली चीज़ टूल किट, बहुत इंपॉर्टेंट है टूल किट रखना अपने साथ, क्योंकि जब आप हाईवे पे कंटिन्यू चल रहे होते हैं बाइक वाइब्रेट भी करती है, और भी छोटी प्रॉब्लम जो होती है, जैसे मान लीजिए अगर क्या पता आपके बाइक टायर गर्म हो गया है, उसके लिए नाइट्रोजन ज़रूर डलवा लेना।
रास्ते में कहीं भी नाइट्रोजन नहीं है, बस वहाँ पे लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन गैस अवेलेबल, लेकिन किसी भी पेट्रोल पंप पे नाइट्रोजन गैस अवेलेबल नहीं है। हमारे पास 3 बाइक थी, 3 में से 2 पे हमने नाइट्रोजन डलवा लिया था। मेरी बाइक जो होती है अपाचे 180, उस पर मैंने नाइट्रोजन नहीं डलवाया था क्योंकि ऑफिस की टाइमिंग नहीं बैठ पाई कि मैं बाहर नहीं जा पाया था। बाकी 2 बाइक्स में एंटॉर्क से और जो अपाचे 200 थे, अपाचे 200 का पीछे वाला टायर जो है वो पंचर हो गया था। लेकिन नाइट्रोजन की वजह से, नाइट्रोजन गैस ठंडी होती है, टायर आपका गर्म नहीं होता है जल्दी, तो आपकी गैस जो है हवा जो है टायर में से वो नहीं निकलती है ऑब्वियसली ट्यूबलेस टायर है, लेकिन काफ़ी कम निकलती है। अगर नाइट्रोजन है, क्योंकि उसका नेचर ठंडा होता है, टायर आपका गर्म नहीं हो रहा है, वो अंदर ही पैक रहती है। टूल किट का ये एक तो आप निकलने से पहले ज़रूर ध्यान देना कि जो आपको बाइक के साथ टूल किट मिली है वो तो एटलीस्ट आपके पास हो ही, क्योंकि वो टूल किट जो होती है अगर आप नोटिस करें तो उसमें जितने भी नट्स वगैरह होते हैं, नट टूल्स जो होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, वो आपकी बाइक का जो बेसिक चीज़ें हैं, ब्रेक्स हुआ, डिस्क का हुआ, इनकेस आपकी चेन ढीली हो जाती है उसके लिए, क्लच के लिए, मुझे क्लच की काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, बाइक पुरानी हो गई है शायद इस वजह से, तो ये सब जो चीज़ें ये आपकी बहुत काम आएंगी। ये इंस्ट्रूमेंट आपके बाइक के हर बेसिक चीज़ जो आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो रास्ते में, ये उसमें आपके काम आ जाती है। और नाइट्रोजन मैंने आपको बताया, साथ ही साथ यार ऊपर ना जैकेट पहनना, राइडर जैकेट जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। आपने हमारी देखी होंगी वीडियोस में, आपने देखा होगा हमारे पास राइडर जैकेट नहीं थी तो हमने, और मौसम भी कुछ इतना खास था नहीं गर्मी वाला, तो ठंड भी नहीं थी गर्मी भी नहीं थी, तो हमको लगा विंड चीटर से काम चल जाएगा। लेकिन जब हवा चलती है, बहुत तेज़ हवा होती है, और तब मुझे उस दिन समझ में आया कि राइडर जैकेट बहुत ज़रूरी है। तो मेक श्योर राइडर जैकेट ले लें। आप 2,500-3 हज़ार रुपये की आपकी बेसिक आ जाती है। बाकी अगर आप 3 कोट वाली लेंगे जिसमें थर्मल होता है, वाटर का होता है, यानी कि वाटर प्रूफ होती है बारिश के लिए, और एक नॉर्मल आपको कॉटन, ये 3 आपका एक में ही फिक्स होते हैं। आप वो लेंगे तो वो आपकी जाएगी मिनिमम जो है 7,500 से ऊपर, मिनिमम 7,500। और जो मैं बता रहा हूँ बेसिक, वो आपकी सिर्फ कॉटन वाली होती है, और उसके अंदर होता है आपका थर्मल, और थर्मल वो इतना बढ़िया थर्मल भी नहीं होता, लेकिन वो गर्मी के पर्पज़ से बेटर है, तो आप वो ले सकते हो। शूज़, मेक श्योर स्पोर्ट्स शूज़ लें या फिर जो राइडर शूज़ होते हैं वो लें। राइडर शूज़ इतना, अगर आप कंटिन्यूस फ्रिक्वेंटली राइड करते हो, बाहर जाते रहते हो, तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अदरवाइज़ हाई एंकल शूज़ आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि उसमें आपके जींस और जो पैर के बीच में वो हाई एंकल रहेगा, तो हवा नहीं घुसेगी, धूल मिट्टी इतनी नहीं लगती है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोगों को लगा कि शायद हमको ये सब करना चाहिए था। एंड पानी ज़रूर रख लें, क्योंकि आप अगर अपनी सिटी से बाहर जा रहे हैं, पानी का बहुत फ़र्क होता है। अगर आप डिफरेंट जगह का पानी पिएंगे, ऑब्वियसली आपका गला ख़राब हो ही जाएगा। एंड पेट्रोल तो दिल्ली के मुकाबले हमें वहाँ पे सस्ता मिला, बट व्हाट वी केम टू नो, वापस आने के बाद कुछ लोगों ने बताया कि क्वालिटी जो है पेट्रोल की दिल्ली में और वहाँ बाहर बहुत फ़र्क है। इस वजह से शायद लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो जाती होंगी। रास्ते में हमने देखा 1-2 लोग साइड में खड़े थे कि हीट हो गया जल्दी इंजन पर, और वो भी आगरा से ही आ रहे थे। ऐसा नहीं कि वो लखनऊ से या कानपुर से पीछे से कहीं से आ रहे थे, वो भी आगरा से ही आ रहे थे। हीटिंग का प्रॉब्लम था। और एक फ़नी इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ पेट्रोल पंप पे, सॉरी नॉट पेट्रोल पंप, टोल प्लाजा, मथुरा टोल पे हमें मिले एक जीजा साले, जो कि भाई साहब इतनी ज़्यादा शराब पी रखी थी उन्होंने, वो बाइक हैंडल नहीं कर पा रहे थे, और उनके चक्कर में 20 मिनट हम लोगों को टोल पे खड़े रहना पड़ा। और वो बहस किस लिए कर रहे हैं कि नेशनल हाईवे पे नहीं लगता है और यहाँ पे लगता है, तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। एंड दोनों जीजा भी और वो जो साले साहब थे उनके, वो दोनों पी के भंडो रखे थे। लोग उनको समझाए जा रहे हैं कि यार हमसे ले ले पैसे, आगे चला जा, लेकिन नहीं, वो उनको जाना नहीं है, उनको बैठ के वहाँ पे सिर्फ बहस ही करनी थी। और मैंने आपको बताया था कि हम फतेहपुर सीकरी जाएंगे, और वो जो काला ताजमहल वीडियो में आपने पहले देखा होगा कि काला ताजमहल हमने दिखाया, तो वहाँ पे जो लोकल अथॉरिटी के लोग थे, यानी पुलिस वाले, या फिर जैसे दिल्ली में होते हैं ना होमगार्ड, कुछ इस टाइप के लोग वहाँ पे भी कोविड की वजह से थे काफ़ी। तो हमने उनसे पूछा वहाँ जाने के लिए, तो दे डिनाइड कि वो रास्ता फ़िलहाल अभी बंद हो गया है, आप उधर नहीं जा सकते। अगर आपको देखना है तो हाँ, आप दूर से ही देख लो, उधर से ताजमहल से, जहाँ से हमने आपको दिखाया। बाकी वहाँ पे भी जाना पॉसिबल नहीं है। और फतेहपुर सीकरी का हमारा पूरा ऑलमोस्ट प्लान था कि हम जाएंगे ही, लेकिन गर्मी बहुत थी, और कुछ 10 किलोमीटर लगभग हम फतेहपुर सीकरी की तरफ बढ़े भी थे,
लेकिन रास्ते में रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहाँ से है 35 से 40 किलोमीटर फतेहपुरी, और 10 किलोमीटर बाद ही हमें वो दिखा, और जो हमें बताया गया कि अगले 15 से 20 किलोमीटर तक रोड ऐसा ही है, और अगर हम उस पर जाते वो 15 से 20 किलोमीटर क्रॉस करने में कम से कम 1 घंटा लगता है। बिल्कुल कच्चा रास्ता हो रखा था, एक साइड रोड बन रहा है, एक साइड रोडियाँ डली हुई हैं, धूल मिट्टी है, तो पॉसिबली नहीं था वहाँ पे जाना, इसलिए हम गए नहीं। और बाइक से जाना ऑल गुड, अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, थोड़ा पेशेंस है। ऑब्वियसली अगर आप बाइक से जा रहे हो तो पेशेंस लेवल आपका बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी जो मेरी बाइक थी, मैंने उसे लगभग 4 साल बाद टॉप स्पीड पे खींचा तो वो 136 तक गई थी। तो यू कैन ईज़िली कंपेयर कि कोई अगर 1000 सीसी की 4 व्हीलर है तो आप रेस लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन कहते हैं ना स्पीड है नुकसानदायक है। एक सेकंड पॉज करो यार। ओके, तो जो मैं आपको बता रहा था, स्पीड ज़्यादा तेज़ी भी ठीक नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग ने जहाँ हमें खाली रोड मिला तो वहाँ पे हम भी बहुत स्पीड से गए, और मैं 136 गया था, 180, और सॉरी अपाचे 180 से 136 की स्पीड पे गया था। और दूसरी बाइक थी हमारे पास अपाचे 200 BS6, तो वो हम 150 तक तो वो गई। उसके बाद हमने मीटर पे ध्यान नहीं दिया, गई पता नहीं, अब ज़्यादा नहीं हो सकता है कि बस 2 किलोमीटर 152 153 गई हो, या उससे ऊपर ने 150 पे ही थी, लेकिन 150 तक मीटर पे एक बार ध्यान दिया था। और जब आप इतनी स्पीड पे चल रहे होते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ध्यान बाइक पर ज़्यादा हो, रोड पे बाइक बैलेंस करने पे ज़्यादा ध्यान दें, मीटर पे कम ध्यान दें। और एंटॉर्क्स जो था हमारे पास, यार एक बार भैया यार, रिंकू भैया यार, और जो एंटॉर्क से हम लोग गए थे, एंटॉर्क की जो मैक्सिमम स्पीड गई थी वो गई थी 113। 125 सीसी इंजन है, स्कूटर डिज़ाइन है, तो 113 ओके है, इतना जा सकती है। बट हाँ, पिकअप ऑब्वियसली एंटॉर्क का बहुत अच्छा है। और एंटॉर्क का हमारा फ़ायदेमंद इसलिए रहा क्योंकि उसके डिक्की में हमने सामान भी रख दिया, आगे फ्रंट में भी पैर रखने की जगह थी, तो उधर भी कुछ अपना बैग वगैरह हमने रखा हुआ था। ऑल दो स्कूटी ले जाना प्रेफरेबल है अगर आपके पास 2 टैंक हैं पेट्रोल के लिए, नहीं तो आप हर 100 किलोमीटर के बाद पेट्रोल टैंक ढूंढते रहोगे कि पेट्रोल पंप कहाँ पर है, जैसा हमारे साथ हुआ। तो आई सजेस्ट कि अगर स्कूटी से जा रहे हैं तो पेट्रोल साथ में लेके जाएं, या फिर जहाँ आपको मिले 50-60 किलोमीटर के बाद ही आप एक बार टैंक फुल करवा लें। अग्री, इतना समझ में आता है कि यार बार बार पेट्रोल पंप जाना रुकना, जो आपका एक फ़्लो होता है कंटिन्यूसली जाने का, वो आपका टूट जाता है। बट इट वाज फन, ईजी रहेगा हमारे लिए ही। और आपने और भी कई वीडियोस देखी होंगी यार यूट्यूब पे कि बंदे एंटॉर्क से हरिद्वार गए हैं, ऋषिकेश गए हैं, बट अगर आप उन वीडियोस पे ध्यान दें तो वो अपना साथ में एक पेट्रोल टैंक भी लेके चलते हैं, एक एक्स्ट्रा पेट्रोल के कैरी करने के लिए डब्बा, या फिर जो हम कहते हैं लोकल लैंग्वेज में पीपी, वो लेके चलते हैं ताकि हम उसमें पेट्रोल रख सकें। मैंने वीडियो में जिक्र किया था गोवर्धन का, तो ऑब्वियसली मैं ऑलरेडी गोवर्धन हो आया हूँ, वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। गोवर्धन, मथुरा, वृंदावन, ये 3 जगह हम लोग घूम के आए हैं, इसकी वीडियो भी अभी जल्दी डाल दूँगा। थोड़ा ब्रीफ में, नॉट ब्रीफ में नहीं, समरी में मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ। उसमें हम लोग गए थे बाइक से, दिल्ली से हमें पहुँचने में लगा 2 घंटे नेशनल हाईवे से, और 2 घंटे मतलब कि बदरपुर बॉर्डर से। और अगर हम द्वारका से देखें तो द्वारका से जाने में हमें और ज़्यादा टाइम लगा था, 45 मिनट आप उसमें ऑर्डर कर सकते हो, तो यानी 3 घंटे अप्रॉक्स हम लोग पहुंच गए थे वृंदावन। सुबह सुबह गए थे, तो सबसे पहले हम लोग गए वृंदावन, क्योंकि सुबह 8 बजे जो वृंदावन में मंदिर है बांके बिहारी जी का, 8 बजे गेट खुलते हैं, एंड देन वो क्लोज़ हो जाता है 12:30 बजे। 12:30 बजे के बाद वो बंद रहेगा 4 घंटे के लिए, फिर वो 4:30 बजे दोबारा ओपन होता है। इस बीच में अगर आप अपना अगर टाइम यूज़ करना चाहें तो आप जा सकते हैं निधि वन, और बांके बिहारी से ही वॉकिंग डिस्टेंस पे ही आपका निधि वन भी है, बट रिक्शा प्रेफर करूँगा क्योंकि गर्मी बहुत होती है, एंड जिस रोड पे रिक्शा भी चल रहा हो और पैदल भी जाना हो तो बहुत हार्ड रहता है चलना, क्योंकि भीड़, रोड पतले हैं, आने जाने वाले ज़्यादा हैं। सेम मतलब कि आपका 15 फीट का भी रोड नहीं होगा, 15 फीट चौड़ा रोड भी नहीं होगा, उसी में ई रिक्शाज भी आ रहे हैं जा रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं। एंड गाय तो मथुरा में बहुत आम बात है, घूमना इधर उधर। दुकानें हैं, पूरे रास्ते भर दुकान है, कोई ऐसा रोड नहीं मिलेगा आपको कि जहाँ आप सुनसान हो।
पूरे रोड पे दुकान है, लोगों के घर हैं, घरों में से छोटी छोटी दुकानें लगा रखी हैं, तो रोड काफ़ी हद तक वो घेर लेते हैं। निधि वन पहुँचेंगे आप, निधि वन से वॉकिंग पे आप यमुना के तट पे जा सकते हो। 60 रुपये एक बंदे का लगेगा आपका नाव में। वहाँ पे जो नाव होती है वो हाथ वाली, नॉट मोटर वाली, हाथ वाली नाव, वो उसमें आपको घुमाएंगे एक जगह से थोड़ी दूरी तक। उसका 60 रुपये एक बंदे के वो लेते हैं, और वो भी एक्सपीरियंस अच्छा है। अगर आप नहीं घूमे हो तो अच्छा है, और जो लोग गांव में रहे हैं नदी के आसपास, तो उनके लिए ये यूजुअल चीज़ है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हाँ नाव में जाना भी है कि नहीं जाना है। ये करते करते आपको लग जाएंगे 2 घंटे, निधि वन और ये फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आप अगर आप अपने व्हीकल से गए हो तो आप जा सकते हो कृष्ण जन्मभूमि। कृष्ण जन्मभूमि लोग अगर मथुरा जाते हैं तो वो कृष्ण जन्मभूमि इतना नहीं जाते हैं। रीज़न उसका ये क्योंकि वो थोड़ा अलग प्लेस पड़ जाता है। मतलब कि जहाँ आपका गोवर्धन पर्वत है, मेन मंदिर है गोवर्धन पर्वत के पास, राधा कुंड, कृष्ण कुंड, और ये जो आपका वृंदावन है वो उससे 10-15 किलोमीटर थोड़ा अलग है, अलग वे में है। तो गोवर्धन पर्वत भी हम लोग गए, उसके बाद वहाँ से यमुना तट से फ्री होकर हम सीधे चले गए थे गोवर्धन पर्वत। वहाँ पे हमने दोपहर में ही परिक्रमा की। एक होती है 12, एक होती है 9, टोटल 21 को इसकी परिक्रमा है आपकी। एक राधा जी की होती है, एक कृष्ण जी की होती है। ऑल तो ऐसा है कि मान ली ये रोड है, आप ऐसे आ रहे हैं 9 किलोमीटर, देन आपको ये 12 किलोमीटर वापस इधर आना है। और जो ये पॉइंट है एग्जैक्टली यहाँ पर मंदिर है गिरिराज महाराज का। जो गोवर्धन पर्वत है उसको गिरिराज महाराज का पर्वत कहा जाता है, तो वो एग्जैक्टली वहाँ पर है। आप उधर राधा कुंड में नहाइए, आगे चलिए। अभी फ़िलहाल कोविड की वजह से नहाना बंद कर रखा है, सिर्फ आप हाथ मुंह धो के ही आगे जा सकते हैं, क्योंकि सेम इन्फेक्शन का ज़्यादा, एक ही पानी में सब नहा रहे तो इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ऑल्दो हाथ मुंह धोने पे भी है ही, बट स्टिल जो वहाँ के बैठे हुए हैं पंचायत में लोग, उन्होंने जो अलाउ कर रखा है फ़िलहाल वही चल रहा है। और उसके बाद हम वापस जब शाम को वहाँ से भी फ्री हो गए, हम गए थे प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर अगर आप इवनिंग में जाएं तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो वहाँ पे लाइट्स जो चलती हैं मंदिर में, आपने देखी होगी वीडियोस वगैरह या फ़ोटो भी देखी होंगी, और हमारी वीडियो में भी आप ऑब्वियसली देख ही लोगे। तो वो भी जो आपका है वो शाम को ही उसका देखने में बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लाइट्स हैं, हर तरफ लाइट लगी रहती है। जहाँ तक मैंने काउंट किया था 11 टाइप की लाइट जलती हैं उसमें, ग्रीन, येलो, रेड, सेमी येलो, काफ़ी कलर के नाम होते हैं, तो वो सब वहाँ पर है। एंड वहाँ से आने में वापस वही 3 घंटे। रास्ते में ढाबे भी हैं, बहुत ढाबे हैं, आप कहीं भी खा सकते हो। और हमारे साथ भी एक कहानी हुई थी जो कि बताने लायक नहीं है यहाँ पे। अगर आप जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपको पर्सनली बता देंगे कि हाँ क्या कहानी हुई थी हमारे साथ वहाँ पे। एंड मथुरा के पेड़े 300 रुपये के जो मिलेंगे आपको, वो आपको अच्छी क्वालिटी वाले मिलेंगे, देसी घी वाले। 200 वाले जो हैं वो बेसिक ही है। तो ये आप इतना जो मैंने अभी गोवर्धन और मथुरा का भी बता दिया, वो आप वीडियो में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा बेटर पता चलेगा। फ़िलहाल आगरा हो गया है, ऑलमोस्ट वीडियो ख़त्म होने वाली है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर हमने कोई जगह मिस की हो जो आगरा के आसपास है और आपको पता है कि वो अच्छी जगह है, तो प्लीज़ हमें बताइएगा, हम अगली बार ज़रूर वहाँ जाएंगे। क्योंकि बाइक ट्रिप से आगरा की तरफ अगर जाना है तो अच्छा है, रोड जाने लायक है बाइक से। और अभी एक बार फिर सोचा है, जो आपने देखा होगा कि एसिड अटैक जिनके ऊपर हुआ होता है, कुछ लेडीज़ हैं जो आगरा में एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। तो इस बार हमें नहीं पता था, जिस दिन हम लोग वापस आए संडे किसी ने हमें बताया कि यार आगरा गए थे तो आपको वहाँ पे भी जाना चाहिए था। कोशिश करेंगे कि अगर दोबारा आगरा जाना हो तो वहाँ पर ज़रूर जाएं। लोग जाते हैं, इट्स नॉट तो कॉस्टली, बट प्रॉब्लम यही है कि ढूंढना आगरा में, वहाँ के लोकल्स जो हैं दे वो इतना इंटरेक्ट नहीं करते हैं लोगों से, इतना कंफर्टेबल नहीं रहते हैं बाहर के लोगों से बात करने में, तो शायद आपको उसमें थोड़ी दिक्कत हो। बाकी अच्छी जगह है, वहाँ पे भी चलिएगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड प्लीज़ शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि आप लोग शेयर कर रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। और ये बात नहीं है कि सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, जब आप लोगों के कमेंट आते हैं, लाइक्स आते हैं, तो हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि यार अच्छा लोगों को काम पसंद आ रहा है, तो इस बार हम यहाँ जाएंगे, अब वहाँ जाएंगे। हरिद्वार आने वाला है जल्दी, आई बिलीव नेक्स्ट वीडियो हरिद्वार का आएगा, उसके बाद हम गोवर्धन डालेंगे। और दिल्ली में भी छोटी छोटी जगह हम जाते रहते हैं, तो वो भी आपको दिखाते रहेंगे वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। होप वीडियो आपको पसंद आया होगा।
मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय फॉर नाउ, लव फ्रॉम टीम लव द लेसन्स।